हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मेरा नाम पुष्पेंद्र, आप सभी का सिलेक्शन अड्डा क्लासेस में स्वागत करते हैं। जैसा कि हम एनसीईआरटी जियोग्राफी का रीडिंग स्टार्ट किए थे और 8th क्लास की बुक रीडिंग कर रहे थे, उसमें हमें आज पढ़ना है 8th चैप्टर, जो कि टॉपिक है ह्यूमन रिसोर्सेज। इसके पहले जो चैप्टर पढ़ा था हमने इंडस्ट्रीज, उससे भी पहले जो 4th चैप्टर था एग्रीकल्चर, और उससे जो पहले चैप्टर पढ़ा था मिनरल्स एंड पावर रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा था। तो जब हम रिसोर्सेज के बारे में पढ़ रहे थे, संसाधन या कहें इस बुक में जो स्टार्टिंग चैप्टर था वो अपना क्या था, रिसोर्सेस ही था। तो वहां पर हमने ह्यूमन रिसोर्स के वही बारे में पढ़ा था, ऐसा इंट्रोड्यूस किया था कि रिसोर्सेस कौन कौन से होते हैं और रिसोर्सेस क्या होते हैं। तो रिसोर्सेस जब हम पढ़े थे तो बेसिकली रिसोर्सेस क्या होते हैं, कोई भी ऐसी चीज, नेचुरल रिसोर्सेस भी होते हैं, मैन मेड रिसोर्सेस भी होते हैं, आर्टिफिशियल रिसोर्सेस जिनको बोलते हैं। तो उसमें हम ये देखे थे कि रिसोर्सेस क्या होते हैं, जो वैल्यू एडेड होते हैं, या ऐसे प्रोडक्ट्स जिसमें हम क्या करते हैं, हमारी रिकमेंडेशन या हमारी नीड के अनुसार हम क्या करते हैं, उनमें वैल्यू एडिशन करते हैं और उनको यूज करते हैं, तो वो हमारे लिए क्या हो जाते हैं, रिसोर्सेस हो जाते हैं। ठीक है। तो ऐसी चीजें जो भी क्या हो, हमारे किसी कार्य को क्या करें, आसान बनाए, या कोई ऐसी चीज जिससे भी क्या हो, हम अपनी वैल्यू एडिशन कर सकें, कोई डेवलपमेंट कार्य में यूज करें, तो वो सब क्या होते हैं, हमारे लिए रिसोर्सेस होते हैं। तो आज हमें पढ़ना है क्या है, ह्यूमन रिसोर्स। तो ह्यूमन हमारे लिए रिसोर्स कैसे, तो सिंपल सी बात है, जैसे हम अभी पढ़ा रहे हैं एज अ एजुकेटर, या कहें हम कुछ वीडियोस बना रहे हैं, एजुकेशनल वीडियो बना रहे हैं, तो हम भी क्या है, एक रिसोर्स है, क्योंकि हमारा यहाँ पर पर्पस क्या है, लोगों तक क्या करना, ये एनसीईआरटी क्या करना, उसकी बुक को रीडिंग कराना, लोग जो नहीं पढ़ रहे हैं उनको इनकी रीडिंग प्रोवाइड करना। ठीक है। तो एक प्रकार से ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है, जो ऐसे ह्यूमंस जिनमें क्या है, क्वालिटी, कुछ क्वालिटीज होती हैं, जो हमारी एबिलिटीज होती हैं, जिसकी हमें जरूरत होती है, वो डिमांड के अनुसार उनके अंदर स्किल होती है, वो क्या होता है, हमारे लिए ऐसा ह्यूमन रिसोर्स होता है। तो पहले ये देख लेते हैं कि इस चैप्टर में हमारा इंट्रोडक्शन या कहें टॉपिक कौन कौन से होंगे। टॉपिक इन दिस चैप्टर देख लेते हैं। तो पहला क्या होगा, इंट्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, फैक्टर अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि क्या करते हैं, पॉपुलेशन के डिस्ट्रीब्यूशन या जनसंख्या वितरण को निर्धारित करते हैं, वो फैक्टर पढ़ेंगे। जियोग्राफिकल फैक्टर, जो भौतिक कारक है या भौगोलिक कारक है, उनको पढ़ेंगे कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को या कहें जनसंख्या वितरण को प्रभावित करते हैं। सोशियल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल फैक्टर्स देखेंगे। साथ ही साथ पॉपुलेशन चेंज देखेंगे, तो पॉपुलेशन चेंज का पैटर्न क्या है, पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन चेंज, पॉपुलेशन कंपोजिशन। तो ये देखेंगे पॉपुलेशन का कंपोजिशन कैसा है, पॉपुलेशन का देखेंगे, सेक्स रेशियो, लिटरेसी रेट, उसमें यंग और जो ओल्ड पीपल है उनकी जनसंख्या या रेशियो उनका, ठीक है, फीमेल और मेल का रेशियो देखेंगे। तो ये सब चीजें उसके क्या होगा, पॉपुलेशन कंपोजिशन के रूप में देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन रिसोर्स, आखिरकार ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है। ह्यूमन रिसोर्स को हमें समझने के लिए प्रयास करना होगा कि ह्यूमन के ऐसे हम क्वालिटेटिव फीचर देखें और क्वांटिटेटिव फीचर देखें। तो जब हम क्वांटिटेटिव फीचर देखेंगे तो उसमें हम क्या देखेंगे, पॉपुलेशन की साइज क्या है, साइज ऑफ द पॉपुलेशन, एंड पॉपुलेशन डेंसिटी, ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है। तो ग्रोथ रेट में दो चीजों को हम कंसीडर करते हैं, बर्थ रेट को और डेथ रेट को। मृत्यु दर क्या है और जन्म दर क्या है, उनके बीच का डिफरेंस क्या डिसाइड करता है, हमारे पॉपुलेशन ग्रोथ को डिसाइड करता है। ठीक है। अगर बर्थ रेट क्या है, ज्यादा है, और डेथ रेट क्या है, कम है, तो उनके बीच का जो डिफरेंस होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, पॉपुलेशन ग्रोथ हो जाएगा। डिक्लाइन ऑफ पॉपुलेशन में देखेंगे आप, वहीं पर क्या होगा, जब बर्थ रेट क्या होगी, कम होगी, और डेथ रेट क्या होगी, ज्यादा होगी, तो वहां पर जो डिफरेंस डिसाइड करेगा वो हमारे पॉपुलेशन डिक्लाइन को बताएगा। ठीक है। पॉपुलेशन स्ट्रक्चर की बात करेंगे कि स्ट्रक्चर कैसा है पॉपुलेशन का। एज स्ट्रक्चर देखेंगे कि किस वर्ग के, किस एज के लोग कैसे हैं। सेक्स रेशियो देखेंगे, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट देखेंगे, डिपेंडेंसी रेशियो देखेंगे। डिपेंडेंसी रेशियो में इसमें ये देखेंगे कि पॉपुलेशन जो होती है 0 से लेकर 15 की एज तक, और वहां पर 65 प्लस जो पीपल होते हैं वो किस में आ जाते हैं, हमारे डिपेंडेंसी रेशियो में आते हैं। और 15 से लेकर 65 या 60 के बीच के जो लोग होते हैं उनको क्या बोलते हैं, एक्टिव पीपल मानते हैं, या क्या कहते हैं उनको, वर्किंग ग्रुप ऑफ पीपल कहते हैं। ठीक है। आप यहाँ पर देखें क्वालिटेटिव फीचर्स की बात करेंगे, तो क्वालिटेटिव फीचर में देखेंगे कि क्या पॉपुलेशन एजुकेटेड है, या कहें उसकी लिटरेसी रेट कैसी है उस पॉपुलेशन की। ठीक है।
हेल्थ केयर देखेंगे कि हेल्थ केयर कैसी है, उनके लाइफ एक्सपेक्टेंसी कैसी है। जैसे कि जापान में देखेंगे कि वहां पर लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज्यादा होती है। इंडिया में देखेंगे तो महिलाओं में 65 या 64 ईयर्स देखी जाती, वहीं पर पुरुषों में 62 या 63 ईयर्स देखी जाती है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। तो ये क्या होता है, हेल्थ केयर वहां का डिसाइड करता है कि वहां की लाइफ एक्सपेक्टेंसी कैसी होगी। ठीक है, चलिए अब समझते हैं पॉपुलेशन, इसका इंट्रोडक्शन लेते हैं। पीपल विद देयर डिमांड्स एंड एबिलिटीज आर कंसीडर एज ह्यूमन रिसोर्स। तो वो लोग, वो जनसंख्या जिनकी डिमांड्स होती है, किस कारण से, उनकी एबिलिटीज कंसीडर करते हैं लोग। जैसे कि हमें किसी ऐसे पीपल की जरूरत है जो कि क्या कर सके, अच्छे से पीपीटी बना सके या ग्राफिक्स बना सके, तो वो हमारे लिए क्या होगा, एज अ ह्यूमन रिसोर्स होगा। तो हमें क्या होती है, उस एबिलिटी की डिमांड्स होती है। ठीक है, किसी एबिलिटी या किसी स्किल की डिमांड्स होती है, और वो किसी आदमी में या किसी पुरुष में क्या हो, वो हमें एबिलिटी मिले, या किसी लोग, किसी भी व्यक्ति में ऐसी एबिलिटी मिले, तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, ऐसा ह्यूमन रिसोर्स हो जाएगा। ठीक है, तो स्किल्ड जो ह्यूमन होते हैं, या कहे हेल्दी हो, एजुकेटेड हो, ठीक है, तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, ऐसा ह्यूमन रिसोर्स हो जाएगा। ह्यूमन रिसोर्स लाइक अदर रिसोर्स आर नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द वर्ल्ड। जैसे कि हमने अदर रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा था कि जो रिसोर्सेज होते हैं, जो संसाधन है, वर्ल्ड वाइड क्या होते हैं, इनका डिस्ट्रीब्यूशन इक्वली नहीं है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस देखा जाता है वर्ल्ड वाइड। उसी प्रकार हमें ह्यूमन रिसोर्स भी क्या होता है, अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड वर्ल्ड वाइड दिखता है। मतलब पूरे विश्व में जो ह्यूमन रिसोर्स है, उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है अलग तरीके का। जैसे आप यूएसए में जाएंगे तो वहां के लोग ज्यादा लिटरेट होंगे, हेल्दी होंगे, साथ ही साथ वहीं पर आप इंडिया या साउथ अफ्रीका के कंट्रीज में जाएंगे तो साउथ अफ्रीका के कुछ कंट्रीज में आप देखेंगे कि वहां पर पॉपुलेशन अनहेल्दी है, या कहें वहां पर लिटरेट कम है, वहां पर डेवलपमेंट कम है। तो आप देखेंगे कहीं ना कहीं ह्यूमन रिसोर्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है कई देशों में, या रीजनल डिफरेंस हमें देखने को मिलता है। ठीक है, दे डिफर इन देयर एजुकेशनल लेवल। ठीक है, जैसे आप अफ्रीका के कुछ कंट्रीज को ले लें और यूएसए के किसी कंट्री को ले लें, यूएसए को ले लें, तो आप देखेंगे कि वहां पर क्या होगा, आपको एजुकेशनल लेवल पे क्या मिलेगा, डिफरेंस देखने को मिलेगा। एज एंड सेक्स रेशियो में भी आपको क्या मिल जाएगा, डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। देयर नंबर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक आल्सो कीप चेंजिंग। ठीक है, तो रीजन के या देश देश में अंतर होने, जैसे एक देश से दूसरे देश में आप जाएंगे तो इनके नंबर्स में और कैरेक्टरिस्टिक में भी क्या होता है, हमें चेंजिंग देखने को मिलता है। या ह्यूमंस में, वहाँ के लोगों में क्या होता है, एजुकेशनल लेवल, साथ ही साथ एज एंड सेक्स का डिफरेंस मिलता है। साथ ही साथ आप देखेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक जो उनके अंदर स्किल है, उसमें भी हमें क्या होता है, डिफरेंस देखने को मिलता है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन को आप देखें। ठीक है, जैसे आप देखते हैं जो एक पूरी पॉपुलेशन है, सपोज ये 100 लोग हैं मान ले, तो इसमें आप देखेंगे कि जितने येलो लोग हैं, जितनी ये येलो पॉपुलेशन दिख रही है, इतने लोग क्या कर रहे हैं, लगभग एशिया में रह रहे हैं। ठीक है, लिव इन एशिया। ठीक है, लिव इन यूरोप। तो ये वाले जो लोग हैं, ये क्या कर रहे हैं, सिर्फ यूरोप में रह रहे हैं। लिव इन अफ्रीका, ये अफ्रीका में रहने वाले लोग हैं। और ये लिव इन सेंट्रल इंडिया एंड साउथ, लिव इन सेंट्रल अमेरिका एंड साउथ अमेरिका। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे लिव इन माउंटेन नॉर्दर्न अमेरिका, यहाँ पर लिव इन, ये कहाँ है, सॉरी इसमें दिख नहीं रहा क्लियर। ठीक है, तो आप कहीं ना कहीं ये देख रहे हैं कि एशिया में देखेंगे कि जनसंख्या का सबसे ज्यादा क्या है, आपको डेंसिटी देखेंगे, या पॉपुलेशन जो वर्ल्ड वाइड पॉपुलेशन का जो सबसे ज्यादा शेयर आपको मिलेगा, वो एशिया में देखने को मिलेगा कि एशिया में ज्यादा जनसंख्या रह रही है। ठीक है, वहीं पर यूरोप में देखेंगे, कंपेयर टू यूरोप में क्या है, एशिया के बाद सबसे ज्यादा जनसंख्या आपको कहाँ पर मिलेगी, यूरोप में मिलेगी, फिर अफ्रीका में मिलेगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्या मिल जाएगा, जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन है, या कहें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पीपल है, वर्ल्ड वाइड क्या होती है, हमें अलग अलग देखने को मिलते हैं। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन आप कंट्रीज वाइज देखेंगे, तो जैसे चाइना में देखते हैं तो सबसे ज्यादा क्या है, पॉपुलेशन है। सेकेंड नंबर पे इंडिया, देन यूएसए, फिर इंडोनेशिया, फिर इस तरह ब्राजील। ठीक है, तो ऐसे कई सारे देश मिल जाते हैं जिनका क्या है, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन हमें देखने को समझ में आता है। अगर हम कॉन्टिनेंट्स वाइज देखते हैं तो ये डिस्ट्रीब्यूशन आपको समझ में आएगा। अगर आप कंट्रीज वाइज देखेंगे तो आपको इस तरह देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। The way in which the people are spread across the earth surface is known as the pattern of population distribution। ठीक है, जिस तरीके से अब पूरे विश्व में
अर्थ सरफेस पर जैसे पॉपुलेशन देखने को मिलता है, उनका डिस्ट्रीब्यूशन या जनसंख्या का वितरण जिस तरीके से देखने को मिलता है, वो क्या कहलाता है? उसका पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलता है, जनसंख्या का वितरण देखने को मिलता है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड इज एक्सट्रीमली अनइवन। ठीक है, तो जैसे शुरू में ही आपको बताया है कि जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन है या कहें ह्यूमन रिसोर्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, साथ ही साथ कहें कोई भी जो रिसोर्स है, नेचुरल रिसोर्स को जो डिस्ट्रीब्यूशन है वर्ल्ड वाइड क्या होता है, हमें अनइवन या अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड देखने को मिलता है। मोर देन 90% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन लिव इन अबाउट 30% ऑफ द लैंड सरफेस। ठीक है, तो 90% जो पॉपुलेशन है वर्ल्ड वाइड के, अगर 100 लोग रहते हैं पूरे विश्व में, तो इसके जो 90 लोग हैं, 90% जो है ये 100% अगर सरफेस को मान लेते हैं कि ये पूरा 100% लैंड है, तो इसके सिर्फ 30% लैंड पे क्या होता है, 90% पॉपुलेशन रहते हैं। अगर आप ऊपर वाले ग्राफ को याद करेंगे तो देखेंगे कि एशिया में क्या है, सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड कंट्रीज है। ठीक है, या पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा हमें कहाँ देखने को मिलता है, एशिया में देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि एक गिवन रीजन या सीमित क्षेत्र पर या कहीं कम एरिया पर, मतलब 30% एरिया को देखें, तो 30% एरिया पे वर्ल्ड की 90% पॉपुलेशन क्या कर रही है, रह रही है। तो इसी तरीके से कहा जा रहा है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन है वर्ल्ड में एक्सट्रीमली क्या है, अनइवन है, मतलब बहुत ज्यादा अंतर देखने को मिलता है। इसके बाद आप ये भी देखेंगे कि डिस्ट्रीब्यूशन में जब फैक्टर देखेंगे कि कौन कौन से फैक्टर डिसाइड कर रहे हैं, तो यहाँ पर देखेंगे कि जो टेरिटरी या कहें वहां का स्थलाकृति है, वो ही क्या कर रही है, यहाँ पे पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को क्या कर रही है, इफेक्ट कर रही है। ठीक है, चलिए आगे उसको पढ़ेंगे। पहले देख लेते हैं क्राउडेड एरिया। ठीक है, साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया। तो आप क्राउडेड एरिया को अगर देखना चाहें तो आपको देखने को मिलेगा साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया, यूरोप एंड नॉर्थ ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर क्या है, साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया में। ठीक है, तो जब वर्ल्ड में आप देखेंगे कि चाइना वाला एरिया होगा, सेंट्रल एशिया होगा, यूरोप का इंडिया, साउथ इंडिया होगा, इंडोनेशिया, ब्राजील, ये सॉरी ब्राजील हो गया, साथ ही साथ अगर ताइवान, थाईलैंड, ये वाले वियतनाम, ये वाली कंट्रीज देखेंगे, साउथ ईस्ट कंट्रीज जो है, वहां पर आपको क्या हो जाएगा, क्राउडेड एरियाज देखने को मिलेंगे, या कहें वहां पर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी। जापान में देखेंगे, वहां का अगर देखेंगे पॉपुलेशन डेंसिटी क्या बहुत ज्यादा है, तो कम एरिया में क्या है, ज्यादा लोग रह रहे हैं। तो इस तरीके से आपको क्या मिलेगा, साउथ ईस्ट या साउथ ईस्ट एशिया में आपको क्या मिलेगा, ज्यादा क्राउडेड एरियाज मिलेंगे, या पॉपुलेशन यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, ज्यादा देखने को मिलेगा। यूरोप एंड नॉर्थ ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, तो यूरोप में और साथ ही साथ नॉर्थ ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका में, तो जो नॉर्थ अमेरिका का ईस्टर्न रीजन है, पूर्वी हिस्सा है, वहां पर भी आपको क्या मिलेगा, पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा देखने को मिलेगी, या कहें क्राउडेड एरियाज ज्यादा देखने को मिलेगा। Almost three quarter of the world's population live in two continents, एशिया एंड अफ्रीका। अगर थ्री क्वार्टर मतलब थ्री फोर्थ पॉपुलेशन जो है, ठीक है, हर चौथे व्यक्ति पे तीन व्यक्ति क्या है, हर चार व्यक्तियों में तीन व्यक्ति आपको कहाँ देख रहते हुए मिलेंगे, दो कॉन्टिनेंट बेसिकली, एशिया और अफ्रीका में। ठीक है, मतलब ये हो गया सीधे से सीधे 75% जो पॉपुलेशन है, 75% पॉपुलेशन कहाँ रहती है, एशिया और अफ्रीका में रहती है। ठीक है, 60% of the world people live in just 10 countries. These countries are China, India, USA, इंडोनेशिया, ब्राजील, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नाइजीरिया, रसिया, रसिया फेडरेशन एंड जापान। तो आप देखेंगे कि जितने भी ये जैसे चाइना होगा, इंडिया होगा, रशिया का जो ईस्टर्न रीजन होगा, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, जो आपके यहाँ पर आ जाते हैं साउथ एंड साउथ ईस्ट इंडिया की, साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया की कंट्रीज है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि 60% जो वर्ल्ड पॉपुलेशन है, तो उसका क्या होता है, मैक्सिमम पॉपुलेशन क्या कर रही है, इन 10 कंट्रीज में रह रही है। ठीक है, तो ये मतलब हो गया कि ये डेंसली पॉपुलेटेड कंट्रीज है। ठीक है, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। तो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन क्या होता है, या कहीं डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होता है, पर यूनिट स्क्वायर किलोमीटर पर रहने वाले लोगों की संख्या क्या होती है, उस एरिया की डेंसिटी कहलाती है। ठीक है, तो इंडिया में आप देखेंगे जो दिल्ली का रीजन है, वहां पर आपको पॉपुलेशन डेंसिटी या कहें जनसंख्या घनत्व तो ज्यादा देखने को मिलेगा। वहीं पर आप अगर अरुणाचल प्रदेश में जाएंगे, तो वहां पर आपको क्या मिलेगा, जो पॉपुलेशन डेंसिटी देखने को मिलेगी वो बहुत कम, या 17% पर स्क्वायर किलोमीटर
रहते हुए देखने को मिलते हैं, या कहीं डेंसिटी पॉपुलेशन वहां का ऐसा है, ठीक है। पॉपुलेशन डेंसिटी इज द नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन अ यूनिट एरिया ऑफ अर्थ सरफेस। तो यूनिट एरिया ऑफ अर्थ सरफेस मतलब यहाँ पर लेंगे 1 किलोमीटर स्क्वायर में जितने लोग रहते हैं, वो वहां की क्या हो जाएगी, पॉपुलेशन डेंसिटी हो जाती है, ठीक है। It is normally expressed as per square kilometer. The average density of population in the whole world is 51% per square kilometer. ठीक है, तो यहाँ पर अगर होल वर्ल्ड या वर्ल्ड वाइड एवरेज डेंसिटी माना जाए तो आपको क्या मिलेगा, 51% पर स्क्वायर किलोमीटर देखने को मिलता है, ठीक है। तो अगर एक रीजन स्पेसिफिक देखेंगे तो आपको डेंसिटी अलग अलग देखने को मिलेगी। जैसे अभी आपको बताया दिल्ली में, तो दिल्ली में क्या है, 11,000% पर स्क्वायर किलोमीटर देखने को मिलता है। वहीं पर आप अगर अरुणाचल प्रदेश में जाएंगे पर स्क्वायर किलोमीटर पर वहां पर लगभग हमें 17% देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, वर्ल्ड वाइड एवरेज डेंसिटी की बात कर रहे हैं। तो वर्ल्ड वाइड जो एवरेज डेंसिटी है, औसत जो जनसंख्या घनत्व हमें वर्ल्ड वाइड देखने को मिलता है, तो वह कितना है, 51% पर स्क्वायर किलोमीटर है, ठीक है। साउथ साउथ सेंट्रल एशिया हैज द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। जो साउथ सेंट्रल एशिया है, साउथ का और सेंट्रल एशिया जो कंट्रीज हैं, वहां पर आपको क्या मिलेगी, सबसे ज्यादा हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन देखने को मिल जाता है, ठीक है। फैक्टर अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, तो ये चीजें आपने पढ़ी थी, जैसे कि आपने पढ़ा था रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा था, उसी तरीके से आपको ये पढ़ना है कि रिसोर्सेज की जो डिस्ट्रीब्यूशन की बातें की थी, तो वहां पर भी कई सारे फैक्टर डिपेंड्स थे। इसी प्रकार से आप देखेंगे कि यहाँ पर भी कई सारे फैक्टर हैं जो कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन को क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं। तो आप अगर इसमें नॉर्मली देखें, जैसा कि हमने पहले चैप्टर में बताया था कि नदी क्या माना जाता है, सभ्यता का पालना कहा जाता है। ऐसा इसलिए कि लोग क्या करते थे, ऐसे रिसोर्स के पास रहना ज्यादा पसंद करते थे, या ऐसे स्थानों पे अपना बस्तियां बनाते थे जहां पर नदियों का क्या होता था, स्रोत होता था, या कहें हमें स्वच्छ या पीने योग्य वाटर हमें मिल जाता था, पीने योग्य जल की उपलब्धता होती थी। तो नदियां ही नेचुरली हमें क्या होती हैं, पेयजल की उपलब्धता कराती हैं। तो इसलिए हमें ऐसे रिसोर्सेज की उपलब्धता नदियों के पास मिलती है। साथ ही साथ नदियां क्या करती हैं, प्लेन एरिया का निर्माण करती हैं। तो प्लेन एरिया में क्या होगा, हमें पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं जियोग्राफिकल फैक्टर क्या कर रहे हैं, उसको डिसाइड कर रहे हैं। और साथ ही साथ मिनरल एंड रिसोर्सेस, साथ ही साथ हेल्थ, एजुकेशन, और साथ ही साथ वहां के देश की गवर्नमेंट की पॉलिसीज भी क्या करते हैं, फैक्टर इफेक्ट करते हैं, या कहें इफेक्ट करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन को। तो ये सब फैक्टर होंगे, जियोग्राफिकल फैक्टर होगा, कल्चरल, इकोनॉमिक एंड सोशल फैक्टर होगा, ठीक है। तो ये सब फैक्टर क्या करते हैं, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं कि किस एरिया पर कैसी पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। टोपोग्राफी, अगर टोपोग्राफी की बात करें या कहें स्थलाकृति की बात करें कि स्थलाकृति कैसे डिसाइड करती है पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को, तो पीपल ऑलवेज प्रेफर टू लिव ऑन प्लेन एरियाज, ठीक है। तो लोग क्या करते हैं, ऐसे एरिया पे ज्यादा रहना पसंद करते हैं जो कि क्या हो, प्लेन हो। जैसे हिली स्टेशन या कहें हिली रीजन्स में आप देखेंगे, पहाड़ी क्षेत्र, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हिमालयी क्षेत्र में आप जाएंगे तो वहां का पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन आपको बहुत कम मिलेगा, या कहें वहां पर पॉपुलेशन डेंसिटी आपको कम मिलेगी। जैसा कि आपको अभी अरुणाचल प्रदेश का बताया, तो वहां पर आप देखेंगे कि अरुणाचल प्रदेश में 17 लगभग मानी जाती है, 17 क्या है वहां की पॉपुलेशन डेंसिटी है। वहीं पर आप दिल्ली वाले रीजन में जाएंगे तो वहां पर क्या है, पॉपुलेशन डेंसिटी 11,000 से ज्यादा पर स्क्वायर किलोमीटर में। ऐसा इसलिए क्यों है, क्योंकि वहां पर हमें टोपोग्राफिकल रीजन तो इफेक्ट करते हैं, स्थलाकृतिक कारक तो है ही, साथ ही साथ वहां पर इकोनॉमिक, हेल्थ, एजुकेशन, ये भी मैन मेड जो फैक्टर्स हैं वो भी क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं, ठीक है। चलिए इसको पढ़ते हैं, टोपोग्राफी कैसे इफेक्ट करती है। जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को टोपोग्राफी में हम देखते हैं कि प्लेन एरियाज में क्या होता है, हमें ज्यादा पीपल लोग रहते हैं, ज्यादा लोग रहते हुए देखते हैं। तो पीपल ऑलवेज प्रेफर टू लिव ऑन अ प्लेन rather than mountainous region or mountain and plateaus, because these areas are suitable for farming, manufacturing and service activities, ठीक है। तो आप ये देखेंगे कि जो प्लेन एरियाज होते हैं वहां पर फार्मिंग एक्टिविटीज ज्यादा हो जाती हैं। आप ये देखेंगे कि जो प्लेन एरियाज का निर्माण करती हैं वो बेसिकली नदियों द्वारा प्लेन एरियाज का निर्माण होता है, क्योंकि जो नदियां होती हैं जो अपरदन करते हैं, इरोजन के थ्रू क्या करती हैं, वहां पर लगातार क्या करती हैं, उसके जितने भी गड्ढे होते हैं उसको भरती रहती हैं। और जो नवीन जलोढ़ मृदा होती है,
न्यू एलुवियल सॉइल का क्या करती है, वहां पर निक्षेपण करते जाती है, लगातार वहां पर स्थापित करती है, जिससे वहां पर क्या होते हैं, उपजाऊ मृदा का निर्माण होता है, जब फर्टाइल लैंड वहां पर मिलता है, जिससे वहां पर फार्मिंग एक्टिविटीज क्या होती है, बेटर होती है, या कहीं ज्यादा फार्मिंग एक्टिविटीज को क्या कर सकते हैं, हम परफॉर्म कर सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज मतलब ऐसे प्लेन एरियाज में आप देखेंगे कि वहां पर इंडस्ट्री स्टैब्लिश करने, जैसे कि हम पिछले चैप्टर में जो हम कल पढ़े थे, तो उसमें देखा था कि इंडस्ट्रीज को स्टैब्लिश करने के लिए भी लोग क्या करते हैं, प्लेन एरियाज को ज्यादा प्रेफर करते हैं। ऐसा इस वजह से करते हैं क्योंकि वहां पर सर्विस एक्टिविटीज क्या होती हैं, हमें इजिली मिल जाती हैं, हमें रॉ मटेरियल इजिली मिल जाता है। अगर एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है तो वहां पे रॉ मटेरियल हमें जल्दी से मिल जाएगा, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, वो भी ज्यादा बेटर होता है रेदर देन हिली माउंटेनियस रीजन से अपेक्षा। ठीक है, तो ये टोपोग्राफी क्या करती है, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को कैसे इफेक्ट करती है, क्योंकि प्लेन एरियाज क्या होते हैं, ज्यादा बेटर होते हैं लोगों के रहने के लिए, क्योंकि वहां पर फार्मिंग एक्टिविटीज बेटर कर सकते हैं, या कहीं अच्छे से हम परफॉर्म कर सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग हो सकती है, साथ ही साथ सर्विस एक्टिविटीज हमें ज्यादा सुटेबल कंडीशन में होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल बात करें, जैसे गंगा प्लेन्स है, ठीक है, जो गंगा दो आपका रीजन माना जाता है, गंगा यमुना का रीजन, तो वहां पर आप देखेंगे आर द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज ऑफ द वर्ल्ड, while mountain like Andes, Alps, Himalayas and स्पार्सली पॉपुलेटेड। ठीक है, तो आप देखिए गंगा जो प्लेन्स है, या गंगा दो आपका रीजन जो है, गंगा यमुना का रीजन, तो आपको क्या मिलेगा, वर्ल्ड मतलब विश्व में सबसे ज्यादा या कहीं मोस्टली पॉपुलेटेड एरिया है, मतलब ऐसे कई से, जैसे टोक्यो को देखेंगे, वो भी बहुत ज्यादा पॉपुलेटेड एरिया है। उसी कैटेगरी में आप देखते हैं कि गंगा प्लेन्स भी क्या है, काफी डेंसली पॉपुलेटेड है। ठीक है, बहुत ज्यादा पॉपुलेटेड है। ठीक है, और वर्ल्ड में अदर जो प्लेन्स है, जैसे माउंटेनियस रीजन की बात की जाए, एंडीज, आल्प्स एंड हिमालयस की, तो यहाँ पर आप देखेंगे स्पार्सली पॉपुलेटेड पॉपुलेशन मिलती है। ठीक है, यहाँ पर स्पार्सली पॉपुलेटेड हमें बस्तियां मिलती हैं, लोग दूर दूर रह रहे होते हैं। ठीक है, क्लाइमेट, ठीक है, टोपोग्राफी, जियोग्राफिकल फैक्टर में आप क्या पढ़े, एक तो हमने पढ़ा क्या, टोपोग्राफी पढ़ा, दूसरा हम पढ़ेंगे क्लाइमेट। ठीक है, तो आप देखेंगे क्लाइमेट सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है, मुझे लगता है टोपोग्राफी से ज्यादा बेटर हम ज्यादा इसको प्रेफर करते हैं, क्लाइमेट को। ऐसा इसलिए कि क्लाइमेट अगर हमारे लिए कंडीशनल नहीं है, जाकर हम उसमें सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं, तो वहां पर हमारा सर्वाइव ही करना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। चलिए देखते हैं, क्लाइमेट, पीपल यूजुअली अवॉइड एक्सट्रीम क्लाइमेट दैट आर वेरी हॉट और वेरी कोल्ड। तो आप ऐसा तो नहीं है कि आप अंटार्कटिका में जाके रहने लगे, या आर्कटिक में रहने लगे, रेगिस्तानी एरिया में रह नहीं सकते। तो ऐसे पीपल लोग क्या करते हैं, क्लाइमेट को प्रेफर करते हैं जहां पर क्या होता है, हमें मॉडरेट क्लाइमेट मिलता है, ना कि एक्सट्रीमली हॉट और एक्सट्रीमली कोल्ड। ठीक है, एग्जाम्पल आप देखेंगे, सहारा डेजर्ट इज वेरी हॉट एंड पोलर रीजन्स ऑफ रशिया एंड कनाडा एंड अंटार्कटिका आर कोल्ड आर स्पार्सली पॉपुलेटेड। ठीक है, तो ये जो रीजन है, जैसे सहारा का डेजर्ट होगा, ठीक है, रसिया और कनाडा का जो अंटार्कटिका एंड कोल्ड रीजन है, वो भी क्या है, स्पार्सली पॉपुलेटेड है, मतलब वहां पर जनसंख्या घनत्व काफी बिखराव वाला, या काफी स्पार्सली बिखरे बिखरे हुए फॉर्म में दिखता है, या कहीं कम पॉपुलेटेड एरिया है। ठीक है, सॉइल की बात करें, ठीक है, तो ये फर्टाइल लैंड, जैसा कि आपको बताया था, जो प्लेन एरियाज होते हैं वहां पर बेसिकली क्या होता है, सॉइल लैंड, हमें जो फर्टाइल लैंड मिलती है। तो सॉइल की बात करते हैं, फर्टाइल सॉइल प्रोवाइड सुटेबल लैंड फॉर एग्रीकल्चर। एग्जांपल फर्टाइल प्लेन सच एज गंगा ब्रह्मपुत्र रीजन इन इंडिया, Hang He Chang Jing in China and Nile in Egypt are densely populated। ठीक है, तो सॉइल या कहें फर्टाइल लैंड क्या करती है, डिसाइड करती है कि एक फैक्टर है जो कि डिसाइड करता है कि वहां की पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा। जैसे कि इंडिया में आप देखते हैं गंगा ब्रह्मपुत्र का रीजन, चाइना में आप देखेंगे हांग ही चांग जियांग इन चाइना, नाइल इन इजिप्ट। ठीक है, तो कहीं ना कहीं कौन कौन से फैक्टर, जियोग्राफिकल फैक्टर में आपने देखा, टोपोग्राफी, क्लाइमेट, सॉइल, ये सब चीजें क्या करती हैं, वहां के पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करती हैं। ठीक है, वाटर, पीपल प्रेफर टू लिव इन एरियाज वेयर फ्रेश वाटर इज इजली अवेलेबल। ठीक है, तो वाटर भी एक फैक्टर है जो कि पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को क्या करेगा, अफेक्ट करेगा। द रिवर वैलीज ऑफ द वर्ल्ड आर डेंसली पॉपुलेटेड व्हाइल डेजर्ट्स हैव स्पेयर पॉपुलेशन। ठीक है, तो आप देखेंगे कि वाटर क्या होता है, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर होता है कि जो कि डिसाइड करता है कि वहां की पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा। ठीक है, मिनरल्स, ठीक है, तो मिनरल्स ऐसे, जैसे कि हम कल चैप्टर जो लास्ट चैप्टर पढ़े हैं, कौन सा,
इंडस्ट्री। तो इंडस्ट्री में हमने देखा था कि इंडस्ट्रीज इस चीज को भी प्रेफर करती हैं, जो इंडस्ट्रीज के लोकेशनल डिस्ट्रीब्यूशन देखा जाता है इंडस्ट्रीज का, तो वहां पर ये फैक्टर इफेक्ट करता है कि वहां पर रॉ मटेरियल कैसा प्रोवाइड है। तो अगर हमें मिनरल्स प्रोवाइड हो रहे हैं तो वहां पर कोशिश यह हो सकती है इंडस्ट्री एस्टेब्लिश हो, और जब वहां पर इंडस्ट्री एस्टेब्लिश होगी तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा तो लोग भी क्या करेंगे, आसपास रहना शुरू करेंगे, क्योंकि वहां पर हमें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे। ठीक है, तो ऐसे कई सारे रीजन्स होते हैं जहां पर पॉपुलेशन इस वजह से भी बढ़ जाती है कि वहां पर मिनरल्स प्रोवाइड है, और मिनरल्स की वजह से वहां पर इंडस्ट्री स्टैब्लिश होगी। इंडस्ट्री स्टैब्लिश होने से वहां पर हमें क्या मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे। ठीक है, तो इस वजह से वहां पर भी क्या होता है, मिनरल्स क्या करते हैं, हमारे पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। तो मिनरल्स आर विथ मिनरल्स डिपॉजिट्स आर मोस्ट पॉपुलेटेड। ठीक है, एरियाज जो होते हैं जो कि बहुत ज्यादा मिनरल डिपॉजिट पाए जाते हैं, वो भी क्या होते हैं, काफी मोस्ट या कहें बहुत ज्यादा पॉपुलेटेड होता है। एग्जाम्पल देख लेंगे, डायमंड माइंस इन साउथ अफ्रीका, डिस्कवरी ऑफ ऑयल इन मिडल ईस्ट लीड टू सेटलिंग ऑफ पीपल इन दिस एरियाज। तो ठीक है, तो मिनरल्स की वजह से क्या हो रहा है, जैसे साउथ अफ्रीका में क्या है, डायमंड के माइंस की वजह से साउथ अफ्रीका में क्या हो रहा है, डेंसली पॉपुलेशन मिल रहा है। साथ ही साथ ऑयल की जो डिस्कवरी हुई थी मिडल ईस्ट में, तो वहां पर भी आपको क्या होगा, पॉपुलेटेड सेटलमेंट देखने को मिलेगा। सोशल एंड इकोनॉमिक कल्चर या फैक्टर कैसे हमें इफेक्ट करते हैं, सोशल कल्चरल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स कैसे इफेक्ट करते हैं पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को, इसको समझ लेते हैं। सोशल स्ट्रक्चर देख लेते हैं, सोशली कैसे इफेक्ट होता है। एरियाज ऑफ बेटर हाउसिंग, एजुकेशन एंड हेल्थ फैसिलिटीज आर मोर डेंसली पॉपुलेटेड। ठीक है, एक ऐसा क्षेत्र जहां पर हमें बेटर हाउसिंग सुविधा मिले, साथ ही साथ एजुकेशनल एंड हेल्थ फैसिलिटीज मिले, तो ऐसे एरियाज में क्या होगा, ज्यादा डेंसली पॉपुलेशन देखने को मिलेगा। आप इसको ऐसे देख सकते हैं कि बेसिकली क्या होता है, माइग्रेशन होता है, जब लोग क्या करते हैं एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में प्रवास करते हैं। जैसे आप कोविड-19 के समय पर देखे होंगे कि लोग पैदल शहरों से गांव की तरफ जा रहे थे, ऐसा बहुत कम देखे होंगे कि गांव से शहर की ओर जा रहे हैं। ऐसा इसलिए गांव के लोग क्या करते हैं, या पिछड़े हुए क्षेत्र के लोग क्या करते हैं, एक ऐसे एरिया में ज्यादा प्रेफर करते हैं जो कि क्या है, काफी बेटर हाउसिंग वहां पर है, साथ ही साथ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी हो कि वहां पर हमें हायर एजुकेशन अच्छा मिल सके, फैसिलिटीज हेल्थ फैसिलिटीज हो, और हमारे लिए क्या हो वहां पर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी हो। तो ऐसे एरिया पे क्या होते हैं, लोग ज्यादा पॉपुलेशन देखने को मिलता है, या डेंसली पॉपुलेशन देखने को मिलता है। तो ये सब क्या करते हैं, हमारे सोशल फैक्टर्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, माइग्रेशन, इमिग्रेशन, एमिग्रेशन को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं, या उसको प्रमोट करते हैं। कल्चरल फैक्टर्स देखते हैं। प्लेस विथ रिलीजन और कल्चरल सिग्निफिकेंस अट्रैक्ट पीपल। ठीक है, ऐसे प्लेस जो कि रिलीजन से या कल्चरल सिग्निफिकेंस से क्या है, इम्पोर्टेंस है, तो वो क्या हो जाते हैं, काफी डेंसली पॉपुलेटेड हो जाते हैं। जैसे आप अयोध्या में देखे होंगे कि अयोध्या में क्या है, वहां पर क्या है, जमीन की कीमत बढ़ गई है। अब जमीन की कीमत का बढ़ने का मतलब जो है कि लोग क्या हो रहे हैं, ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं वहां पर क्या करने के लिए, बसने के लिए, क्योंकि वहां पर अब क्या है, इकोनॉमिक प्रमोशन ज्यादा होगा। दैट मीन्स वहां पर अगर कोई छोटी सी भी दुकान रख ली गई तो उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ फास्ट देखा जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से क्या करते हैं, कल्चरल रीजन्स जो होते हैं, कल्चरल जो क्षेत्र होते हैं, जैसे मक्का मदीना क्षेत्र हो गया, कल्चरल जेरूशलम हो गया, यहाँ पे इंडिया में अयोध्या हो गया। ठीक है, तो ऐसे रीजन्स क्या होते हैं, बहुत ज्यादा पॉपुलेटेड हो जाते हैं, किस वजह से, रिलीजन रीजन से या कल्चरल सिग्निफिकेंस की वजह से। ठीक है, एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, वाराणसी, जेरूशलम, वेटिकन सिटी। ठीक है, और आप इसमें अयोध्या भी जोड़ सकते हैं। ठीक है, और अयोध्या आज में प्रेजेंट में क्या है, ज्यादा फास्ट यहाँ पर डेंसली पॉपुलेशन देखने को मिल रहा है। ठीक है, कल्चरल सिग्निफिकेंस की वजह से होते हैं। यहाँ पर क्या होता है, जितने भी रियल एस्टेट जमीन होते हैं, रियल एस्टेट का क्या होता है, रेट भी बढ़ जाता है, जमीन की कीमत भी बढ़ जाती है। इकोनॉमिक फैक्टर, इंडस्ट्रियल एरियाज अट्रैक्ट लार्ज नंबर ऑफ पीपल एज इट प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, तो ऐसे एरियाज जहाँ पर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ज्यादा देखा जा रहा है, तो वहां पर धीरे धीरे क्या होता है, वहां पर भी डेंसली पॉपुलेशन देखा जाता है, क्योंकि इंडस्ट्री की वजह से क्या होता है, हमें ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज देखने को मिलेंगे। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं, ओसाका इन जापान, मुंबई इन इंडिया, साथ ही आप पिट्सबर्ग इन यूएसए। ठीक है, पॉपुलेशन चेंज का क्या मतलब है, ठीक है, पॉपुलेशन चेंज रेफर्स टू चेंज इन द नंबर ऑफ पीपल ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक टाइम। ठीक है, एक निश्चित समय पे जो जनसंख्या में परिवर्तन होता है,
ठीक है। और वो वजह क्या हो सकती है, वहां की बर्थ रेट या डेथ रेट में क्या हो, कम या वृद्धि या कमी की वजह से हो सकता है। लेकिन आपको यहाँ पर ये जरूर ध्यान देना है कि एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम की बात करते हैं, ये मतलब एक लंबे पीरियड की बात नहीं कर रहे हैं, एक डिकेड ले सकते हैं, कुछ साल ले सकते हैं, तो एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम की बात की जाएगी। ठीक है, तो पॉपुलेशन में जो चेंज देखा जाएगा एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में, तो वही क्या कहलाएगा, पॉपुलेशन चेंज कहलाएगा। ठीक है, द चेंज हैपेंस ड्यू टू द चेंज इन द नंबर ऑफ बर्थ एंड डेथ। ठीक है, तो जो चेंज होगा, जो पॉपुलेशन चेंज देखा जाएगा या नंबर ऑफ पीपल चेंज देखा जाएगा, वो किस वजह से देखा जाएगा, यहाँ पर नंबर ऑफ बर्थ एंड डेथ रेट में चेंज की वजह से देखा जाएगा। या कहें बर्थ रेट में वृद्धि हो जाएगी या डेथ रेट में कमी हो जाएगी। और ठीक है, और साथ ही साथ आप ये देखेंगे बर्थ रेट और डेथ रेट में कमी की वजह क्या हो सकती है, वहां की एजुकेशनल फैक्टर, साथ ही साथ हेल्थ फैक्टर उसको क्या करेंगे, इफेक्ट करेंगे कि किसी रीजन में ये सब चेंजेस बर्थ रेट में और डेथ रेट में चेंज होने के लिए वहां का हेल्थ फैक्टर, ठीक है, अगर हेल्थ में ज्यादा सुधार होता है तो वहां पर क्या होगी, डेथ रेट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, मतलब मृत्यु दर कम हो जाएगी। ठीक है, अंटिल द 18, अगर आप देखेंगे अंटिल द 1800 द वर्ल्ड पॉपुलेशन ग्रो स्टेडली बट स्लोली। तो आप 1800 के आसपास, जो 1800 के आसपास का समय था, तो जो विश्व की पॉपुलेशन थी वो क्या हो रही थी, धीरे धीरे या कहा एक स्थिर गति से क्या कर रही थी, आगे बढ़ रही थी, या पॉपुलेशन का ग्रोथ देखा जा रहा था। लेकिन आप देखेंगे कि लार्ज नंबर ऑफ बेबीज वर बोर्न बट दे डाइड अर्ली टू द as there were no proper health facilities. Also, sufficient food was not available for all the people. In 1804, the world population reached 1 billion. ठीक है, तो आप ये देखेंगे कि 1800 के आसपास जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन क्या हो रही थी, स्टेडली क्या हो रही थी, ग्रो कर रही थी या स्लोली ग्रो कर रही थी। तो उसकी वजह आपको ये यहाँ पर समझ में आ जाएगी कि जो लार्ज नंबर ऑफ बेबीज का जो बर्थ हो रहा था, लेकिन हेल्थ फैसिलिटीज अच्छी ना होने की वजह से उनमें क्या हो रहा था, इन्फेंसी रेट में या कहीं जब वो शिशु मृत्यु दर क्या हो रही थी, वहां पर ज्यादा देखी जा रही थी, या बच्चों की जो डेथ हो रही थी वो ज्यादा हो रही थी। इस वजह से वहां पर बच्चे जन्म लेने की वजह से या कहीं ज्यादा नंबर ऑफ बेबीज होने की वजह से भी क्या हो रहा था, जो ग्रोथ रेट थी, जो पॉपुलेशन ग्रोथ था, वो क्या हो रहा था, हमें स्टेडली या स्लो दिखाई दे रहा था। तो इसकी वजह क्या थी, हेल्थ फैसिलिटीज में कमी, और बर्थ रेट का तो ज्यादा होना, लेकिन डेथ रेट भी क्या होती उसी रिस्पेक्ट में ज्यादा थी। ठीक है, also sufficient food was not available for all the people। ठीक है, तो ये भी एक रीजन था कि इस वजह से क्या हो रहा था, जो हमें ग्रोथ रेट दिख रही थी या पॉपुलेशन ग्रोथ दिख रहा था, वो क्या था, बहुत कम था, स्टेडी था या स्लो था। ठीक है, इन 1804 द वर्ल्ड पॉपुलेशन रीच्ड 1 बिलियन। तो आप 1804 के आसपास देखेंगे कि वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन थी वो कितनी थी, 1 बिलियन के। ठीक है, इन 1959 the world population reached 3 billion which is often called population explosion। ठीक है, तो आप देखते हैं कि 1959 के आसपास क्या होता है, वर्ल्ड की पॉपुलेशन 3 बिलियन पहुंच जाते हैं, लगभग सीधे सीधे 3 गुना वृद्धि हो जाती है। और इस घटना को क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखा जाता है कि बहुत ही फास्ट क्या हो गया था, इसमें पॉपुलेशन ग्रोथ देखने को मिलती है। ठीक है, in 1999 40 year later the population reached just double 6 billion। मतलब 40 सालों में, जब हम 1954 1959 में देख रहे थे कि पॉपुलेशन कितनी थी, 3 बिलियन थी, जस्ट 40 इयर्स में क्या होती है, पॉपुलेशन ग्रोथ इतनी ज्यादा होती है कि पॉपुलेशन क्या होती है 40 इयर्स में जस्ट 2 गुना हो जाती है, मतलब 6 बिलियन के पास पहुंच जाते हैं। द मेन रीजन फॉर दिस ग्रोथ वाज that better food supplies and the medicine death were reducing while the number of the birth still remained fairly high। ठीक है, तो ऐसा इस वजह से हो रहा था क्योंकि क्या हुआ, हेल्थ हेल्थ क्वालिटी क्या हुई, बढ़ी, लेकिन बर्थ रेट पहले से ही ज्यादा थी। ठीक है, बर्थ रेट क्या थी, पहले से ज्यादा थी, लेकिन जब हेल्थ क्वालिटीज बढ़ी, इसकी वजह से क्या हुआ, जो डेथ रेट थी वो क्या हो गई, कम हो गई। तो इन दोनों के बीच एक लंबा डिफरेंस देखने को मिला, जिसकी वजह से क्या होता है, तेजी से ग्रोथ रेट देखा जाता है, पॉपुलेशन ग्रोथ को देखने को मिलता है। ठीक है, तो यही बर्थ रेट में और डेथ रेट में जो डिफरेंस होता है, वही क्या करता है, पॉपुलेशन ग्रोथ को बढ़ाता है। तो जब बर्थ रेट ज्यादा होगी और डेथ रेट कम होगा, या लगातार डेथ रेट में कमी होगी और बर्थ रेट
जो है स्टेडी बना रहेगा, या कहें उतनी ही बर्थ रेट बनी रहेगी, तो इस वजह से जो पॉपुलेशन में ग्रोथ देखा जाएगा वो क्या होगा, काफी फास्ट होगा। ठीक है। नेचुरल ग्रोथ रेट क्या होती है? बर्थ रेट द नंबर ऑफ लिव बर्थ पर 1000 पीपल, मतलब जितने बच्चे होते हैं, मतलब 1000 बच्चों में जीवित बच्चे जो होंगे, बर्थ जो होंगे, वही क्या होगा, बर्थ रेट होगा। डेथ रेट क्या होगा? नंबर ऑफ डेथ पर 1000 पीपल, 1000 में मरने वाले लोगों की संख्या। ठीक है। माइग्रेशन इज द मूवमेंट ऑफ पीपल इन एंड आउट ऑफ एन एरिया। तो माइग्रेशन क्या होता है? एक क्षेत्र में, जैसे कोई एक ये रीजन है, इस क्षेत्र में आने वाले लोग तथा एक क्षेत्र से जाने वाले लोगों की संख्या को क्या कहते हैं, या लोगों को क्या कहते हैं? माइग्रेशन कहते हैं। ठीक है। तो बर्थ नेचुरल ग्रोथ रेट बेसिकली क्या होता है, यहाँ पर आप देखेंगे कि नेचुरल ग्रोथ रेट वो होता है जब बर्थ रेट क्या हो, ज्यादा हो और डेथ रेट कम हो। या कहें बर्थ रेट और डेथ रेट के बीच जो नेचुरल डिफरेंस होता है, उसी को क्या बोलते हैं हम यहाँ पर? नेचुरल ग्रोथ रेट बोलते हैं। ठीक है। तो माइग्रेशन क्या होता है? माइग्रेशन बेसिकली क्या होता है? इसमें मूवमेंट ऑफ पीपल इन और आउट एन एरिया, किसी क्षेत्र में आने वाले लोग तथा उस क्षेत्र से जाने वाले लोगों की संख्या को क्या कहते हैं? माइग्रेशन कहते हैं, या उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? माइग्रेशन कहते हैं। ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन द बर्थ रेट एंड द डेथ रेट ऑफ एन कंट्री इज कॉल्ड द नेचुरल ग्रोथ रेट। किसी देश की जनसंख्या की जो वहां की जन्म दर होगी और मृत्यु दर का जो डिफरेंस होगा, जो अंतर होगा उसका, उस देश की क्या कहलाएगी? वो नेचुरल ग्रोथ रेट कहलाएगी, वहां की प्राकृतिक ग्रोथ रेट कहलाएगी। द पॉपुलेशन इंक्रीज इन द वर्ल्ड इज मेनली ड्यू टू रैपिड इंक्रीज इन नेचुरल ग्रोथ रेट। ठीक है। तो जो पॉपुलेशन ग्रोथ देखी जाती है वर्ल्ड वाइड, तो इस वजह से, किस वजह से देखी जाती है? क्योंकि वहां पर नेचुरल ग्रोथ रेट का हुई ज्यादा होगा। ठीक है। और नेचुरल ग्रोथ रेट क्यों होती है? इसका रीजन आपको ये बता दिया गया है कि बर्थ रेट क्या होता है, कांस्टेंट बनी रहती है, लगातार कंटिन्यू रहती है बर्थ रेट। लेकिन हेल्थ एजुकेशन क्वालिटीज में वृद्धि होने की वजह से, मेडिसिन टेक्नोलॉजी में वृद्धि होने की वजह से जो डेथ रेट होती है उसमें लगातार रिड्यूस होती है, लगातार कंसिस्टेंस उसमें रिडक्शन देखा जाता है। इस वजह से एक बड़ा सा गैप बर्थ और डेथ रेट में हो जाता है। उसकी वजह से नेचुरल ग्रोथ रेट क्या होती है? ज्यादा हाई हो जाती है, और इस वजह से वर्ल्ड पॉपुलेशन क्या हो जाती है? रैपिडली इंक्रीज होती है, फास्टली बढ़ती है। ठीक है। माइग्रेशन। ठीक है। तो माइग्रेशन आपको पहले ही बता दिए हैं, किसी क्षेत्र में आने वाले लोग तथा उस क्षेत्र से जाने वाले लोगों को ही, जाने वाले लोगों की संख्या या उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? माइग्रेशन कहते हैं। माइग्रेशन इज अनदर वे बाय विच द पॉपुलेशन साइज चेंजेस। ठीक है। तो अगर अभी हम क्या पढ़ रहे थे, पॉपुलेशन चेंज के बारे में पढ़ रहे हैं, तो पॉपुलेशन चेंज के बारे में आपने पढ़ा कि पॉपुलेशन चेंज के लिए दो चीजें, मतलब अभी एक जो फैक्टर पढ़ा था वो क्या था? बर्थ रेट और डेथ रेट में चेंज। और साथ ही साथ वहां पर बर्थ रेट और डेथ रेट में जो चेंज हो रहा था, उसके लिए कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट कर रहे थे? वहां के हेल्थ एजुकेशन, मेडिसिन एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है। वो सब साइंटिफिक टेम्परामेंट क्या कर रहा था, उसको डिसाइड कर रहा था कि डेथ रेट और बर्थ रेट क्या होगे। इसी तरीके से जो पॉपुलेशन चेंज है, उसके लिए माइग्रेशन भी एक फैक्टर होता है, जिसकी वजह से पॉपुलेशन चेंज देखा जाता है। किसी जगह की जनसंख्या बढ़ जाती है इस वजह से कि दूसरे क्षेत्र के लोग क्या आते हैं, उस क्षेत्र पर आ जाते हैं, या कहें दूसरे क्षेत्र की जनसंख्या या पॉपुलेशन डेंसिटी कम हो जाती है। ऐसा इस वजह से कि उस क्षेत्र के लोग क्या होते हैं, वहां उस स्थान को छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, और उसकी वजह कुछ भी हो सकती है, हेल्थ हो सकता है, एजुकेशन हो सकता है, एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हो सकते हैं। ठीक है। एमिग्रेंट्स आर पीपल हु लिव अ कंट्री। एमिग्रेंट्स क्या होते हैं? जो कोई क्या करते हैं, एक देश को छोड़कर दूसरे एरिया पे चले जाते हैं, एक क्षेत्र को छोड़कर दूसरे एरिया में क्या करते हैं, जाके बस जाते हैं। कंट्रीज लाइक द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया हैव गेन्ड इन नंबर बाय इन माइग्रेशन और इमिग्रेशन। ठीक है। तो आप देखेंगे कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया में क्या होते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोग, या विश्व के डिफरेंट देशों जैसे, या कहें चाइना, इंडिया, ऐसे कई, पाकिस्तान, ऐसे कई देशों से, बांग्लादेश, कई देशों से क्या करते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स या अमेरिका में जाते हैं, या कहें ऑस्ट्रेलिया में जाते हैं। ऐसा इस वजह से वहां पर क्या है, हायर एजुकेशन के लिए भी जाते हैं। ठीक है। ग्रेजुएशन या कहें हायर डिग्रीज के लेने के लिए, और साथ ही साथ वहां पर क्या है, अच्छी हमारे पास एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज होती है। इस वजह से क्या होता है, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया जैसे कंट्रीज में देखा जाता है, काफी बड़ी मात्रा में क्या होता है, वहां पर इमिग्रेशन होता है। ठीक है। इमिग्रेंट्स आर दोज हु अराइव इन अ कंट्री। तो इमिग्रेंट्स क्या होते हैं? जो कि क्या होते हैं, जैसे हमारे ये यूएसए है, ठीक है, और ये ऑस्ट्रेलिया है। तो इस
यहाँ पर देखेंगे कि कोई दूसरे देश से लोग यहाँ पर आएंगे और रहने लगेंगे, बस जाएंगे, तो ये क्या कहलाएगा, वहां का इमिग्रेशन कहलाएगा। ठीक है, सो अराइवल ऑफ अ पीपल इन अ कंट्री, मतलब दूसरे देश से कोई जब हमारे देश में आए या किसी क्षेत्र में आए, रहे, वहां पर बसे, तो वो क्या कहलाएगा, उसका इमिग्रेंट्स, इमिग्रेंट्स कहलाएगा। ठीक है, Sudan is an example of a country that has experienced a loss in population number due to out immigration या emigration कहते हैं। ठीक है, तो आउट इमिग्रेशन का, माइग्रेशन का मतलब क्या होता है, उस क्षेत्र को छोड़कर दूसरे देश में चले जाते हैं या दूसरे क्षेत्र में चले जाते हैं, तो उस क्षेत्र की जनसंख्या में क्या होगी, कमी होगी, तो वही क्या कहलाता है, उसका एमिग्रेशन कहलाता है। रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ वेरी अक्रॉस द वर्ल्ड। ठीक है, तो रेट ऑफ पॉपुलेशन जो ग्रोथ होता है वो क्या होता है, वर्ल्ड वाइड क्या होता है, काफी डिफरेंट होता है। ठीक है, कंट्रीज लाइक केन्या हैव वेरी हाई पॉपुलेशन ग्रोथ रेट एज दे हैड बोथ हाई बर्थ रेट एज वेल एज हाई डेथ रेट। तो आप कई सारे देशों में देखेंगे जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो क्या होता है, वर्ल्ड वाइड क्या होता है, काफी वेरी करता है, काफी डिफरेंट होता है। ठीक है, तो जैसे कन्या सॉरी केन्या में देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, पॉपुलेशन ग्रोथ क्या है, काफी ज्यादा है। ऐसा इस वजह से क्योंकि यहाँ पर बर्थ रेट भी ज्यादा है और साथ ही साथ डेथ रेट भी ज्यादा है। कंट्रीज लाइक यूनाइटेड किंगडम पॉपुलेशन ग्रोथ इज स्लोइंग बिकॉज ऑफ बर्थ बिकॉज ऑफ बोथ लो डेथ एंड लो बर्थ रेट। तो आप कंट्रीज लाइक यूनाइटेड किंगडम यूके की बात करें या आजकल जापान यूएसए में भी देखा जा रहा है, नॉर्थ कोरिया सॉरी साउथ कोरिया कंट्रीज में देखा जा रहा है कि वहां पर लगातार क्या हो रही है, वहां पर ग्रोथ रेट क्या हो रही है, कम हो रही है, या कहें वहां की जनसंख्या वृद्ध हो रही है, या कहें जनसंख्या जो वृद्धि दर है वो क्या हो रही है, कम हो रही है। और इसकी वजह क्या है, वहां पर बर्थ रेट क्या हो गई है, कम है, और साथ ही साथ डेथ रेट भी क्या है, कम है। ठीक है, तो जब क्या होता है, बर्थ रेट कम होती है और डेथ रेट भी कम होती है, तो वहां पर जो डिपेंडेंट क्लास होता है या कहें ओल्ड क्लास जो होती है या कहें वृद्ध लोगों की संख्या होती है वो लगातार बढ़ती है। इस वजह से यहाँ पर ऐसे कंट्रीज में देखा जाता है कि वृद्ध लोगों की जनसंख्या बढ़ती है और साथ ही साथ जो वर्किंग क्लास होता है कम होता है, और यहाँ पर पॉपुलेशन ग्रोथ भी क्या हो जाती है, कम हो जाते हैं। ठीक है, पॉपुलेशन कंपोजिशन की बात की जाए और कंपोजिशन में हम देखेंगे कि पॉपुलेशन का निर्माण कैसे हुआ है, कि वहां पर महिलाएं कितनी है, बच्चे कितने हैं, वर्किंग क्लास कैसा है, ठीक है, डिपेंडेंट क्लास कैसा है या कितने हैं, वर्क सॉरी मेल और फीमेल के बीच जो रेशियो वो कैसा है, लिटरेट पर्सन कैसे कैसे कितने हैं, एज, सेक्स, लिटरेसी रेट क्या होते हैं, ये बेसिस होते हैं कंपोजिशन का, पॉपुलेशन कंपोजिशन का। तो यहाँ पर हम जब कंपोजिशन की बात करेंगे तो देखेंगे कि किस एज के लोग हैं, कितने कितने एज के लोग हैं, वहां पर एज, सेक्स क्या है उनका, फीमेल है या मेल है। ठीक है, तो ये देखेंगे, साथ ही साथ वहां पर लिटरेसी रेट की बात करेंगे तो हम यहाँ पर सेक्स से बेटर हम क्या वर्ड यूज होना चाहिए, जेंडर की बात करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आप क्या है, ट्रांसजेंडर को एक मेन कैटेगरी में या कहें कंसीडर किया जा रहा है आज की डेट पर। पॉपुलेशन कंपोजिशन रिफर्स टू द स्ट्रक्चर ऑफ द पॉपुलेशन। ठीक है, पॉपुलेशन कंपोजिशन जो होता है उसमें क्या बात की जाती है, स्ट्रक्चर ऑफ द पॉपुलेशन की बात की जाती है कि वहां की पॉपुलेशन का स्ट्रक्चर कैसा है, वहां के वृद्ध लोग क्या कितने हैं, बच्चे कितने हैं, महिलाएं कितनी हैं, पुरुष कितने हैं, लिटरेट कितने हैं, इलिटरेट कितने हैं। ठीक है, तो इन सब चीजों की बात की जाती है। इट टेल्स अबाउट द एज, सेक्स, लिटरेसी लेवल, हेल्थ कंडीशन, ऑक्यूपेशन एंड इनकम लेवल ऑफ द पॉपुलेशन। ठीक है, तो आप ये देखेंगे इन सब चीजों में बात की जाती है कि पॉपुलेशन कंपोजिशन में किन किन चीजों को कंसीडर किया जाता है, वहां के लोगों की एज, सेक्स, लिटरेसी लेवल, ठीक है, हेल्थ कंडीशन, ठीक है, ऑक्यूपेशन एंड इनकम लेवल। ठीक है, ये सब चीजें क्या कर दी जाती हैं, पॉपुलेशन कंपोजिशन में कंसीडर की जाती हैं। ठीक है, पॉपुलेशन पिरामिड आल्सो कॉल्ड एज एन एज सेक्स पिरामिड इज वेरी इज अ वे टू स्टडी द पॉपुलेशन कंपोजिशन ऑफ अ कंट्री। जब हम पॉपुलेशन पिरामिड को समझते हैं तो वहां पर हम क्या करते हैं, एज सेक्स पिरामिड को क्या करते हैं, एक वे मानते हैं स्टडी ऑफ द पिरामिड कंपोजिशन ऑफ द कंट्री। उस किसी कंट्री के पॉपुलेशन को समझना है, उस किसी कंट्री के पॉपुलेशन के कंपोजिशन को समझना है, तो वहां पर हम किसको एज अ पिरामिड, किस पिरामिड के स्ट्रक्चर को समझने का प्रयास करते हैं, एज सेक्स पिरामिड को समझने का प्रयास करते हैं। तो आपको यहाँ पर क्या मिल जाएगा, एज ऑफ द एज ग्रुप ये मिल जाएगा कि लोगों की एज क्या है, साथ ही साथ यहाँ पर मेल और फीमेल की बात की जाएगी। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर बच्चे 0 से 4 साल के बच्चों की संख्या क्या है, ज्यादा है। ठीक है, यहाँ पर 5 से 9 साल के बच्चे, ठीक है, 15 से 19 साल के,
ठीक है, यहाँ पर मेलों की सिर्फ बात की जा रही है कि मेल कितने हैं, 15 से 19 के बीच के, 30 से 24 के बीच के मेल। इसी तरह यहाँ पर महिलाओं की बात की जा रही है कि महिलाएं कितनी है, 0 से लेके 4 की उम्र की, 5 से लेके 9 वर्ष की कितनी है। ठीक है, तो ये हमें पिरामिड बताता है वहाँ के देश की कंपोजिशन, कि वहाँ के देश की कंपोजिशन, पॉपुलेशन कंपोजिशन कैसा है, वहाँ के देश की जनसंख्या स्ट्रक्चर कैसा है। The population pyramid shows the total population divided into various age groups. Example 5 to 9 years, 10 to 14 years. The percentage of the total population subdivided into males and females in each of these group. ठीक है, तो जो पॉपुलेशन परसेंटेज होती है वो टोटल पॉपुलेशन को क्या करते हैं, उसको सब डिवाइड करते हैं मेल्स में और फीमेल्स में, और उनके ग्रुप को समझाया जाता है कि परसेंटेज कैसा है, मेल और फीमेल का रेशियो क्या है, रेशियो के रूप में भी देख सकते हैं। या कहें परसेंटेज का मतलब रेशियो ही होता है कि हम उन दोनों मेल और फीमेल रेशियो देख लेते हैं, या उसी को कहते हैं सेक्स रेशियो देखते हैं। ठीक है, इसका सीधे से मतलब यहाँ पर क्या है, सेक्स रेशियो से। ठीक है, यहाँ पर एक रेशियो और भी बात कर सकते हैं कंपोजिशन को समझने के लिए, मेल और फीमेल जो एम्प्लॉयड लोग हैं उनके सेक्स रेशियो को समझने का भी प्रयास कर सकते हैं कि मेल कितनी एम्प्लॉयड है, फीमेल कितने एम्प्लॉयड है इकोनॉमी में। ठीक है, देयर आर टू ग्रुप ऑफ डिपेंडेंट्स, यहाँ पर दो ग्रुप डिपेंडेंट्स माने जाते हैं। कौन कौन से, यंग डिपेंडेंट्स कितने एज के होते हैं, बिलो 15, 15 साल से कम उम्र के लोगों को क्या कहते हैं, ये भी डिपेंडेंट क्लास में होते हैं। और एल्डरली डिपेंडेंट्स, ठीक है, जो वृद्ध होते हैं और इनकी एज कितनी होती है, ओवर 65 ईयर्स माने जाते हैं। तो 65 साल से ज्यादा उम्र के लोग और 15 साल से कम उम्र के लोग किस कैटेगरी में आ जाते हैं, ये डिपेंडेंट क्लास में आ जाते हैं। Those between the age of 15 year and 65 years are working age and are the economically active। तो जो वर्किंग क्लास होती है वो 15 से लेके 65 वर्ष की उम्र के होते हैं। ठीक है, 15 से जो 65 वर्ष के होते हैं उनको क्या माना जाता है, यहाँ पर माना जाएगा इकोनॉमिकली एक्टिव, या कहेंगे वर्किंग क्लास मानते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन करते हैं। द पॉपुलेशन पिरामिड टेल्स अस हाउ मेनी डिपेंडेंट देयर आर इन अ कंट्री। तो जो पॉपुलेशन पिरामिड होता है वो यह बताता है कि आखिरकार यहाँ पर डिपेंडेंट क्लास कैसा है, वर्किंग क्लास कैसा है, या इन दोनों का डिफरेंस कैसा है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, पिरामिड की सहायता से पॉपुलेशन कंपोजिशन को इजिली समझ सकते हैं, साथ ही साथ वहां पर डिपेंडेंट क्लास की जनसंख्या, या कहें साथ ही साथ जो वर्किंग क्लास है उनके स्ट्रक्चर को इजिली समझ सकते हैं। द पॉपुलेशन पिरामिड ऑफ अ कंट्री इन विच बर्थ एंड डेथ रेट्स बोथ आर हाई इज broad at the base and rapidly nourished towards the top। तो आप जी देखेंगे जो पॉपुलेशन पिरामिड होगा ऐसी कंट्रियों का जहां पर बर्थ रेट और डेथ रेट का है दोनों ही ज्यादा है, तो आपको ऐसी कंट्रीज का जो पिरामिड मिलेगा वहां का, उस कंट्रीज का पिरामिड का क्या होगा, बेस क्या होगा, ज्यादा होगा, या कहें बेस ज्यादा चौड़ा होगा। और साथ ही साथ जब ऊपर की तरफ आप बढ़ेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, बेस सकरा होता जाएगा। ठीक है, आगे ऊपर की तरफ क्या हो जाएगा, ये सकरा होता जाएगा। ऐसा इसलिए कि आपको जो ज्यादा उम्र के लोग होंगे मेल और फीमेल दोनों ही क्या मिलेंगे, आपको कम मिलेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि ऐसे देशों की जो जनसंख्या का बर्थ रेट है या डेथ रेट है या जन्म दर मृत्यु दर क्या है, दोनों ज्यादा है। तो जन्म दर ज्यादा होगा तो यहाँ पर कम उम्र के बच्चे या महिलाएं या पुरुष क्या होंगे, कम होंगे। साथ ही साथ जैसे ही जनसंख्या यहाँ पर बर्थ रेट और डेथ रेट ज्यादा है तो आप देखेंगे कि ज्यादा उम्र के लोगों की संख्या भी क्या होगी, कम होती जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं द पॉपुलेशन पिरामिड ऑफ अ कंट्री इन विच द बर्थ एंड डेथ रेट्स बोथ आर हाई इन इज ब्रॉड एट द बेस। तो ऐसे देशों का क्या होगा, जो बेस होगा पिरामिड का, जो बेस होगा वो क्या होगा, काफी ब्रॉड होगा, काफी चौड़ा होगा, एंड रैपिडली नैरो टुवर्ड्स द टॉप। और जैसे ही ऊपर की तरफ जाएंगे, ऊपर की तरफ जाएंगे या टॉप पे जाएंगे तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, ये क्या होगा, बेस से क्या हो जाएगा, नीचे से क्या हो जाएगा, ऊपर तक क्या हो जाएगा, कम होता जाएगा, जस्ट नैरो होता जाएगा, सकरा होता जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि जैसे ही ज्यादा उम्र होती जाएगी यहाँ पर हेल्थ एजुकेशन की कमी की वजह से क्या होता है, यहाँ पर डेथ रेट ज्यादा देखे जाते हैं। ठीक है, तो ये ऊपर जो पिरामिड जो सकरा होता जाता है तो ये क्या शो करता है, वहां पर हेल्थ स्ट्रक्चर क्या है, कमजोर है, या क्या हेल्थ स्ट्रक्चर की क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, इस वजह से डेथ रेट ज्यादा है। द कंट्रीज वेयर डेथ रेट्स स्पेशली अमंगस्ट द एवरी यंग आर डिक्रीजिंग द पिरामिड is the broad in the younger age groups because more infants survive at adulthood। ठीक है, ठीक है, ऐसे कंट्रीज जिनका क्या है,
डेथ रेट क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है, ठीक है, कम हो रहा है। द पिरामिड इज ब्रॉड इन द यंगर एज ग्रुप्स बिकॉज मोर इन्फेंट सर्वाइव टू एडल्ट, ठीक है। जब डेथ रेट कम होगी तो ऐसे देशों में यह देखा जाएगा कि यहाँ पर क्या होगा, जो नीचे का बेस होगा वो क्या होगा, चौड़ा होगा। ऐसा इस वजह से क्योंकि वहां पर क्या है, डेथ रेट कम होगी, तो इस वजह से वहां पर क्या होगा, इन्फेंट की जो मृत्यु हो जाती थी वो क्या होगी, नहीं होगी। और वो क्या करेंगे, जो शिशु हो गए वो ज्यादा दिनों तक सरवाइव करेंगे, या क्या होंगे, उनकी मृत्यु कम हो जाएगी। जो शिशु मृत्यु दर होगी वो कम हो जाएगी डेथ रेट की वजह से। तो यहाँ पर भी आपको क्या मिलेगा, बेस ज्यादा चौड़ा देखने को। These countries contains a relatively large number of young people and which means a strong and expanding labor force, ठीक है। तो ऐसे कंट्रीज जैसा कि केन्या में बताया गया कि यहाँ पर बर्थ रेट भी ज्यादा है और डेथ रेट भी ज्यादा है, और ऐसा देश जहाँ पर क्या है, डेथ रेट क्या है, कम है, तो वहां पर भी आपको क्या मिलेगा, बेस ज्यादा ब्रॉड मिलेगा, ठीक है। These countries contains a relatively large number of young people and which means a strong and expanding labor force, ठीक है। तो आप ऐसे कंट्रीज की बात करिए जहां पर क्या है, रिलेटिवली यंग पीपल होंगे, जैसे ब्रॉड ऐसा पिरामिड स्ट्रक्चर या पॉपुलेशन पिरामिड स्ट्रक्चर यहाँ क्या है, बेस ज्यादा चौड़ा है, तो आपको यहाँ पर ऐसे देशों में क्या मिलेगी, ज्यादा लेबर फोर्स मिलेगी, यंग पॉपुलेशन ज्यादा मिलेगी। जैसा कि इंडिया के बारे में कहा जाता है, इंडिया क्या है, एक डिविडेंड डेमोग्राफिक डिविडेंड की क्लास में है, या कहीं ऐसी कंडीशन पे है कि वो इंडिया का कर सकते डेमोग्राफिक डिविडेंड का लाभांश प्राप्त कर सकता है, ठीक है, जनसांख्यिकी लाभांश को प्राप्त करने की कंडीशन पे, या कहीं ऐसी कैटेगरी पे है, ठीक है। द कंट्रीज वेयर डेथ रेट्स आर डिक्रीजिंग अलाउ नंबर ऑफ पीपल टू रीच ओल्ड एज, एग्जाम्पल जापान, ठीक है। तो ऐसी कंट्रीज जहां पर क्या है, डेथ रेट क्या है, बहुत ज्यादा कम है, ठीक है, लगातार कम होती जा रही है, एंड बर्थ रेट क्या है, वो भी कम होती जा रही है, ठीक है। ऐसे कंट्रीज यहाँ पर क्या है, डेथ रेट क्या है, ये तो कम ही है, साथ ही साथ यहाँ पर ऐसी कंट्रीज में क्या है, बर्थ रेट क्या है, ये भी कम है, ठीक है। तो बर्थ रेट और डेथ रेट, जहाँ पर मृत्यु दर और साथ ही साथ जन्म दर दोनों ही कम होंगे, तो ऐसे देशों का जो बेस होगा वो क्या होगा, ज्यादा चौड़ा नहीं होगा कंपेयर टू टॉप, तो क्या होगा, चौड़ा ही होगा, लेकिन यहाँ पर ब्रॉड ज्यादा, जैसा कि केन्या जैसे कंट्रीज के जो पिरामिड देखा था वो क्या था, ज्यादा चौड़ा था। लेकिन अगर जापान की बात करें तो ऐसे देशों का जो पिरामिड होगा तो नीचे क्या होगा, ज्यादा चौड़ा नहीं होगा, सकरा होगा, लेकिन बीच में क्या होगा, ये काफी चौड़ा होगा कंपेयर टू बेस, ठीक है। तो एक ऐसा पिरामिड देखने को मिलेगा। तो ऐसे पिरामिड कैसा होता है, जापान का जैसे पिरामिड होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, पॉपुलेशन कैसी होगी, ज्यादा ओल्ड होगी, ठीक है। तो यहाँ का डेमोग्राफिक कंडीशन कैसा होगा, यहाँ की पॉपुलेशन कैसी होगी, डिपेंडेंट क्लास ज्यादा होगा। या पॉपुलेशन कंपोजिशन की बात किया जाए तो वहां पर पॉपुलेशन कंपोजिशन में जो डिपेंडेंट क्लास होगा वो ज्यादा होगा। अब आप देखेंगे कि जैसे हमने कहा डेथ रेट का है, कम है, तो यहाँ पर वृद्ध लोगों की जनसंख्या भी बढ़ जाएगी, साथ ही साथ आप देखेंगे बर्थ रेट कम है, ठीक है, और मृत्यु दर कम है, तो बर्थ रेट में देखेंगे कि बच्चे कम जन्म लेंगे, तो आपको यहाँ पर बेस क्या मिलेगा, कम मिलेगा, ठीक है। अब बर्थ रेट कम है, इस वजह से बच्चे कम होंगे, तो यंग पॉपुलेशन क्या होगी, ज्यादा होगी, क्योंकि डेथ रेट भी कम है कंपेयर टू बच्चे, और यहाँ पर वृद्धों की संख्या भी क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है। तो ये जो पिरामिड होता है, पॉपुलेशन पिरामिड जो बनाया जाता है, ये बेसिकली किसके बेस पे बनाया जाता है, वहाँ की बर्थ रेट और डेथ रेट के बेसिस पे बनाया जाता है, वहाँ की मृत्यु दर और जन्म दर के बेसिस पे बनाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर 3 पिरामिड बनाए गए हैं, ऐसा पिरामिड जिसका पिरामिड क्या है, चौड़ा है, लेकिन टॉप भी क्या है, सकरा है। तो जैसे एक कन्या का सॉरी केन्या का देखा, और साथ ही साथ यहाँ पर इंडिया का देखेंगे, तो केन्या का और इंडिया के पिरामिड पिरामिड में क्या है, आपको सिमिलरिटी दिख रही है। लेकिन आप यहाँ पर केन्या के पिरामिड में देखेंगे तो इसका क्या है, पिरामिड ऐसा कुछ यहाँ से लेके बना हुआ है, मतलब यहाँ पर क्या है, बर्थ रेट ज्यादा है, साथ ही साथ टॉप अगर इसका नैरो है, इसका मतलब क्या है, डेथ रेट भी ज्यादा है। लेकिन इंडिया में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर बर्थ रेट क्या हो गई, कम हो गई। केन्या की अपेक्षा आप देखेंगे यहाँ पर बर्थ रेट क्या है, कम है। क्या ऐसा इसलिए इस वजह से हो रहा है, जब लोगों में एक इनसिक्योरिटी कम हो जाती है कि यहाँ पर मृत्यु दर क्या है, कम हो जाती है। जैसे पहले क्या होता था, लोग बच्चे जन्म लेते थे और एक समय पे या कुछ ही सालों या कुछ ही वर्षों में क्या हो जाती थी, उनकी मृत्यु हो जाती है। तो ऐसे में क्या करते थे, परिवार अपनी इनसिक्योरिटी को फील करते हुए ज्यादा बच्चे पैदा करते थे। तो वहां पर आप देखेंगे कि बेस क्या होगा, ज्यादा चौड़ा हो जाएगा जैसे कन्या में। लेकिन अब क्या है, हेल्थ सिक्योरिटी मिल गई, अब जो मृत्यु दर है वो कम हो गई, इस वजह से जो बच्चों की जन्म दर है वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। लेकिन आप दोनों ही स्ट्रक्चर में, आप दोनों ही पिरामिड में देखेंगे कि दोनों में सिमिलरिटी है, ठीक है।
बस थोड़ा सा डिफरेंस ये का है, इसका पिरामिड का जो बेस है उसमें अंतर आपको देखने को मिल जाएगा। और जापान का पिरामिड देखेंगे, आपका पिरामिड का जो बेस है वो क्या है, काफी कम चौड़ा है या काफी नैरो है कंपेयर टू मिडल में। आप देखेंगे कि मिडल में जो पिरामिड है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तो बेस क्या है, काफी कम नैरो, काफी ज्यादा नैरो है, काफी सकरा है। लेकिन जो बीच में है ये क्या है, ज्यादा चौड़ा है। तो इसको ऐसा माना जाता है कि ये क्या है, घंटे का आकार का बना होता है, जैसे घंटा होता है ना वैसा, सॉरी, ऐसा बना होता है घंटा। तो ऐसे आकार का क्या है, ये पिरामिड है, किसका, जापान का होता है। ठीक है, तो ऐसा इस वजह से क्योंकि यहाँ पर डेथ रेट क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, चलिए इस तरीके से हमने समझ लिया पॉपुलेशन डेंस, पॉपुलेशन स्ट्रक्चर को समझ लिया कि वर्ल्ड वाइड जो पॉपुलेशन है वो कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, कंपोजिशन को समझ लिया, चेंज इन पॉपुलेशन को समझ लिया, पॉपुलर ह्यूमन रिसोर्स में ये सब कैटेगरी देख लिया, डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी क्योंकि फैक्टर इफेक्ट करते हैं पॉपुलेशन को वो समझ लिए, ग्राफ जियोग्राफिकल फीचर्स, सोशल कल्चरल एंड इकोनॉमिक फीचर्स या फैक्टर जो कि पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को इफेक्ट करते हैं, इसको पढ़ लिया। पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन चेंज को समझ लिए कि पॉपुलेशन चेंज किन किन वजह से कैसे कैसे होता है, इमिग्रेशन, माइग्रेशन, डेथ, बर्थ रेट, डेथ रेट, इसको समझ लिया। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।